अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। रेवेन्यू एक्ट जो है उसके अंदर आज हम चैप्टर 6 जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज वाला जो चैप्टर है ये रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स के बारे में है। आज हम एक ही चैप्टर को डिस्कस करेंगे और थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आए आप वो मुझसे पूछ लीजिएगा। हमने आज स्टार्ट करना है सेक्शन 39 से। ठीक है, 38 तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले ना आपके दो चीज़ों पे कंसेप्ट आपका क्लियर करवा दूं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बार बार उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है, एक तो यहाँ पर बात आपने करनी है रिकॉर्ड रिकॉर्ड की, रिकॉर्ड ऑफ राइट। ठीक है, एक आपके पास लफ्ज आता है रिकॉर्ड ऑफ राइट और दूसरा आपके पास वर्ड आ जाता है पीरियोडिक रिकॉर्ड। ठीक है, आपके पास यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, एक आता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और दूसरा आपके पास आ जाता है पीरियोडिक रिकॉर्ड। अब सबसे पहले आप ये देखें कि रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है वो क्या है। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ राइट होता है मालिकियत का रिकॉर्ड। ठीक है, कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है, आपके पास जो लैंड है, आपके पास जो जमीन है, उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। ठीक है, अगर उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं है तो कोई भी बंदा कल को आके आपको कह सकता है कि आप जहां पर बैठे हैं ये हमारी जमीन है, आपकी नहीं है, आप इस पे कब्जा करके बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा घर है, ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होना जरूरी है। अगर गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड नहीं होगा तो कल को कोई भी उठ के आ जाएगा और मुझे कहेगा कि तुम हमारी जिस घर में बैठी हो ना, ये घर तुम्हारा नहीं है, ये तो हमारा है। ठीक है, और मेरे पास उस वक्त कोई सबूत नहीं होगा, कोई एविडेंस नहीं होगा जिससे मैं ये बात साबित कर सकूं कि आया ये घर मेरा ही है, मेरे नाम पर है। और जब हम ये चीज गवर्नमेंट के पास लिखवा देते हैं, उसके पास रिकॉर्ड रखवा देते हैं, तो हमारे पास एक एविडेंस आ जाता है। ठीक है, कि ये जितनी भी प्रॉपर्टी है, ये जो है, इसकी सारी मालिक जो है वो मारिया है। ठीक है, एक टाइटल मिल जाता है हमें, उसको हम कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट। अब उसी के थ्रू अगर आप दूसरी चीज देखें तो आ जाते हैं पीरियोडिक रिकॉर्ड। पीरियोडिक रिकॉर्ड क्या होता है कि हर 4 साल के बाद रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। मेंटेन कैसे किया जाता है, मैंने आपको एग्जांपल दी अपने घर की। अब देखिए, फॉर एग्जांपल मेरा घर है, मारिया का घर है। ठीक है, मारिया ने क्या किया है, अब उस घर की जो ओनर है वो तो मारिया है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास जो रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग भी वो जो मालिकियत है वो मारिया की है। अब मारिया ने क्या किया, आफ्टर 2 या 3 ईयर मारिया ने वो जो घर था वो अली को सेल कर दिया। ठीक है, मारिया ने वो घर अली को बेच दिया। अब तो वो जो अब क्या है कि उसके अंदर रिकॉर्ड जो है आपको वो मेंटेन करना पड़ेगा, उसमें चेंजिंग आएगी। ठीक है, क्योंकि वो घर मारिया का था लेकिन अब वो मारिया का नहीं है, अब वो घर किसका है, अली का है, क्योंकि मारिया ने उसको बेच दिया है। तो हर 4 साल के बाद पटवारी के जिम्मे ये काम लगाया जाता है। वो जो होता है वो सारी जांच पड़ताल करता है, कोई भी चेंजिंग होती है तो उसको वो रिकॉर्ड के अंदर मेंटेन करता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पीरियोडिक रिकॉर्ड। ठीक है, ये हर 4 साल बाद किया जाता है। तो इसको आपने इन दोनों के अंदर डिफरेंस जो है उसको आपने याद रखना है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 39 की तरफ। ठीक है, अब जो सेक्शन 39 है उसमें सिंपल सी बात की गई है, ज्यादा आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको समझा दिया रिकॉर्ड ऑफ राइट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कि जो सेक्शन 39 है वो डील कर रहा है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के साथ और जो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स दरकार होते हैं उनके साथ। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है सेक्शन 40। सेक्शन 40 बात करता है स्पेशल रिवीजन रिकॉर्ड ऑफ राइट। ठीक है, आर ओ आर का मतलब रिकॉर्ड ऑफ राइट, मतलब कि स्पेशल रिवीजन। फॉर एग्जांपल ऐसा हो जाता है कभी कभार कि जो पटवारी है उसने अच्छे से दर्ज नहीं किया या उसने रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं किया, तो बीओआर जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो उसको एक नोटिफिकेशन जारी करता है। उस नोटिफिकेशन के थ्रू वो जितना भी डाटा होता है उसको दोबारा से रिवाइज किया जाता है, उसकी रिवीजन की जाती है, उसको दोबारा से मेंटेन किया जाता है। उसको आप कहते हैं रिवीजन ऑफ रिवीजन रिकॉर्ड ऑफ राइट। ठीक है, कि जो रिकॉर्ड ऑफ राइट है उसकी स्पेशल रिवीजन की गई है। तो इसमें सेक्शन 40 आपको यही बताता है कि अगर तो रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ हो गई है या जो रिकॉर्ड है उसको अच्छी तरह से मेंटेन नहीं किया, तो जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा वो आपको एक नोटिफिकेशन जारी करेगा। उस नोटिफिकेशन के थ्रू आपने क्या करना है, दोबारा से उसकी जांच पड़ताल करनी है और उसको अच्छी तरह से मेंटेन करना है। उसको आप कहते हैं स्पेशल रिवीजन। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 41 पे। सेक्शन 41 में वही बात जो मैंने आपको ऊपर बताई है, मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए थे, रिकॉर्ड ऑफ राइट का और पीरियोडिक रिकॉर्ड का। अब यहाँ पर वो बात कर रहा है पीरियोडिक रिकॉर्ड की। ठीक है, पीरियोडिक रिकॉर्ड में क्या किया जाता है, हर 4 साल के बाद रिकॉर्ड को अपडेट किया जाता है। हर 4 साल बाद क्या किया जाता है, रिकॉर्ड को अपडेट किया जाता है। और कब किया जाता है, 4 साल बाद। ये भी आपने याद रखना, वो आपसे ये ऑप्शन में पूछ सकता है
ठीक है। हर 4 साल बाद क्या किया जाता है, रिकॉर्ड को अपडेट किया जाता है, उसमें कोई चेंजिंग आई है, किसी ने जमीन बेच दिया है, किसी और के नाम पे है, तो उसको क्या किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा, उसको आप पीरियोडिक रिकॉर्ड कहेंगे। इसके आगे टू सब सेक्शन है, मैंने जो बातें बताई वो ही है। ठीक है। सब सेक्शन ए में क्या है कि आपने कंप्यूटराइज प्रिपेयर करने हैं रिकॉर्ड, और दूसरे में फिर वो कहता है कंप्यूटराइज पेरियोडिकल रिकॉर्ड। पेरियोडिकल रिकॉर्ड मतलब कि अपडेट वेरिएंट, कि जो आपने अपडेट किया ना अब उसको यहाँ पर मेंटेन करो। ठीक है, हर 4 साल के बाद। तो यहाँ पर उसने ये बात की है। ये बड़े इजी थे चार। अगर आपको यहाँ पर किसी चीज की समझ नहीं है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 42 के ऊपर। ठीक है, सेक्शन 42 को जरा गौर से समझिएगा। सेक्शन 42 जो है वो रिलेट करता है लैंड ओनर के साथ। सेक्शन 42 रिलेट करता है लैंड ओनर के साथ, कि जमीन के जो आपके पास जो लैंड है, आपके पास जो प्रॉपर्टी है, वो आपने कैसे खरीदी है, आपको विरासत में मिली है, आपने उसको परचेज किया है, या आपको किसी ने गिफ्ट किया है। ठीक है, ये तीन बातें यहाँ पर आती हैं। और अगर अब यहाँ पर एक चीज का एक वर्ड आता है, मैं आपको वो थोड़े समझाती हूँ। पहले देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बंदा है ए। ठीक है। अब ए के पास सिचुएशन है कि उसने वो विरासत में उसको प्रॉपर्टी मिली है, उसने खरीदी है, या उससे गिफ्ट मिला है, जो भी हुआ है, उसने विद इन 90 डेज, 90 डेज के अंदर उसने पटवारी के पास जाकर अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवानी है। अपनी जमीन का क्या करवाना है, रजिस्ट्री करवानी है, उसका अंदराज करवाना है। पटवारी जो होगा वो उसका अंदराज करेगा। अंदराज करने के बाद उसको वो एक कॉपी प्रोवाइड करेगा, जिससे उसको पता चल जाएगा कि आया आप इस जमीन का मालिक मैं हूँ। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा विद इन 90 डेज, तो उसके बाद उसके ऊपर फाइन लगेगा। ये हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। फाइन उसके ऊपर लगेगा। पहले फाइन जो था वो 25 था, अब पंजाब में इसके अंदर अमेंडमेंट कर दी गई है, अब फाइन 500 लगाया जाता है। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जो सेक्शन 42 है वो किसके साथ डील कर रहा है, वो लैंड ओनर्स के साथ डील कर रहा है। ठीक है, लैंड ओनर्स मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मारिया है, मारिया को एक जमीन मिली है। ठीक है, तो मारिया ने क्या करना है, मरी ने एक जमीन खरीदी है या उसको गिफ्ट मिली है, कुछ भी हुआ है, तो उसने विद इन 90 डेज जाके पटवारी के पास उस जमीन की रजिस्ट्री करवानी है, उसको अपने नाम करवाना है। ठीक है। अगर वो ये नहीं करवाती 90 डेज में, तो उसके बाद उस पर फाइन चार्ज होगा और उसको वो फाइन देना पड़ेगा। पहले वो फाइन 25 था, अब वो फाइन 500 है। उसके बाद यहाँ पर एक वर्ड आता है म्यूटेशन। ठीक है, जो जिन्होंने ला पढ़ना है उन्होंने तो डेप्थ में पढ़ने, आपको लोगों को इतने डेप्थ में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बस ये देखें, यहाँ पर एक वर्ड आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है इंतकाल। ठीक है, मरने वाला इंतकाल नहीं है, दूसरा इंतकाल है जो आप जमीन को दूसरों के नाम करवाना होता है। ठीक है, फिर ये ना हो आप कहीं कौन सा इंतकाल आ गया यहाँ पे। ठीक है, इंतकाल क्या होता है, इसमें ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए है। ठीक है, ए की प्रॉपर्टी है, ए लैंड ओनर है। ठीक है, ए ने ए की जमीन है। अब जो गवर्नमेंट है उसके पास तो एक जमीन है, उसके ऊपर नाम मारिया का लिखा हुआ है। ठीक है, कि इस जमीन की जो ओनर है ना वो मारिया है। लेकिन अब मारिया ने क्या किया है, मारिया ने वो जो प्रॉपर्टी थी वो अली को सेल कर दी है। मारिया ने वो प्रॉपर्टी अली को सेल कर दी है। ठीक है, तो अब जो डॉक्यूमेंट्स थे उस पर तो मारिया का नाम था, तो वो जो बी होगा, वो जो अली होगा, उसने उन कागजात को, उन डॉक्यूमेंट्स को जब अपने नाम करवाना है तो उसको हम इंतकाल कहते हैं। और जब वो इंतकाल करवाता है तो इसको एक कॉपी दी जाती है जिसको हम कहते हैं फर्द। ठीक है, उसको एक फर्द दिया जाता है जिसको आप लोग संभाल के बड़ा रख देते हैं कि भाई ये हमारी जमीनों के कागजात हैं, उसको कहते हैं फर्द। तो जो बंदा दूसरे से प्रॉपर्टी खरीद कर उसको अपने नाम करवा रहा है उसको आप क्या कहते हैं, इंतकाल या म्यूटेशन। ये आपने बात यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट बस क्लियर कर लें इससे रिलेटेड। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 43 की तरफ। सेक्शन 43 में वो कहता है मेकिंग अप दैट पार्ट ऑफ पीरियोडिकल रिकॉर्ड विच रिलेट टू अदर पर्सन। ठीक है, सेक्शन 43 के अंदर वो कह रहा है कि 42 में जितने भी तरीके बताए गए हैं, अगर उसके अलावा अगर उसके अलावा कोई बंदा किसी और तरीके से अपने राइट्स जो है उनको लेना चाहता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर बताया, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देती हूँ, मैंने यहाँ पे ऊपर आपको बताया 42 के अंदर की प्रॉपर्टी आपने 3 तरीकों से ली है, विरासत से, खरीद कर, या गिफ्ट से। ठीक है, आपको मिली है, तो आपने विद इन 90 डेज जाके उसकी रजिस्टर करवानी है। अगर इनसे हट कर किसी और तरीके से आपके पास प्रॉपर्टी आई है, फॉर एग्जाम्पल हक मेहर में लिखी है, या कोर्ट में केस चल रहा था तो उसके थ्रू आपके नाम प्रॉपर्टी कर दी है। ठीक है, तो उसका अंदराज जो आप करवाएंगे उसके बारे में आपको कौन बता रहा है, सेक्शन 43 बता रहे हैं। सेक्शन 43 कहता है कि अगर तो उस जमीन पर लड़ाई झगड़ा नहीं है,
कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो वो जो पटवारी होगा वो सिंपल तरीके से जैसे उसने ऊपर वाले प्रोसेस में दर्ज कर दिया, यहाँ पर भी दर्ज करके आपको फर्जी कॉपी दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर कोई झगड़ा है, ठीक है, उसको उस जमीन के ऊपर, उस लैंड के ऊपर कोई झगड़ा चल रहा है, तो फिर क्या होगा कि पटवारी उसको दर्ज तो कर लेगा, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, फिर वो जिसके हक में आएगी, जो रेवेन्यू ऑफिसर जो होगा वो उसके ऊपर कार्रवाई करेगा, और जब वो जिसके हक में जाएगी उसको लगेगा कि वाकई ये जमीन इसकी है, देन वो उसको दी जाएगी। आगे हम इसको स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है सेक्शन 44। ठीक है, आपके पास आ जाता है सेक्शन 44। अब सेक्शन 44 के अंदर आपने डिटरमिन करना है। सेक्शन 44 आपको कहता है कि जो झगड़ा है, ठीक है, जो झगड़ा चल रहा है उसको डिटरमिन कैसे करना है, ये आपको कौन बता रहा है? सेक्शन 44। बड़ी सिंपल सिंपल चीजें हैं, अगर आप साथ साथ इनको समझते जाएं और नोट डाउन करते जाएं ना, तो इजीली आपको याद हो जाएंगी। सेक्शन 42 में वो कह रहा है कि जो झगड़ा चल रहा है, जो तनाजा चल रहा है, उसको डिटरमिन कैसे किया जाए। ठीक है, वो कहता है कि अगर कार्रवाई के दरमियान दरमियान कोई लड़ाई हो गई है, कोई झगड़ा हो गया है, तो उसको डिटरमिन करना है। और ये आपको सेक्शन 44 बताएगा कि आपने उसको किस तरह से हल करना है। या तो जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा वो उसको अपने तरीके से भी उसकी इंक्वायरी कर सकता है, वो चाहे तो उसको मतलब पता चले, फॉर एग्जाम्पल कोई जमीन है, मारिया की जमीन है, उसके ऊपर बड़ी लड़ाई हो गई है, पार्टी एक कह रही है मेरी है, मारिया कहती है मेरी, अली कहता है मेरी है, मारिया कहती है मेरी। अब रेवेन्यू ऑफिसर है, वो चाहे तो वो खुद भी उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है, और अगर वो खुद नहीं कर रहा तो मारिया चाहे तो एप्लीकेशन के थ्रू भी रेवेन्यू ऑफिसर को एप्लीकेशन सबमिट करवा के भी उस जमीन के ऊपर कार्रवाई करवा सकती है। ठीक है, जहां पर आपके लिए ये बात बतानी है 44 के अंदर कि जो झगड़ा, जो तनाजा चल रहा है उसको डिटरमिन किया जाता है, ये इसके बारे में आपको कौन बता रहा है? सेक्शन 44 बता रहा है। उसके बाद आपके पास आता है सेक्शन 45। सेक्शन 45 के अंदर वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है। ठीक है, सेक्शन 45 के अंदर वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है। वो कहता है कि रेवेन्यू ऑफिसर जो होगा वो दोनों पार्टीज की जो फैसला होगा उसको सुनेगा, उसके बाद वो फैसला कर देगा। ठीक है, करने के बाद मतलब उसने कोई एंट्री है उसको पुट कर दिया, तो वो जो एंट्री होगी वो चेंज नहीं हो सकती। वो कहता है उसने जो एंट्री वहां पर की है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए उसने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी दी हैं। सिवाय इसके वो वहां पर चार बातें बताते हैं, इनको अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। पहली बात बताता है कि अगर तो फैक्ट प्रूव हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मारिया ने कहा जमीन है मारिया के हक में, लेकिन जो दूसरी पार्टी थी उसने कोई फैक्ट जो थे उसके प्रूव हो गए, उसमें वो जो दलाइल अपने लाया वो साबित हो गए, फिर आप उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि मारिया खुद एक्सेप्ट कर ले कि मैंने वाकई अली की जमीन पे कब्जा किया, ये जमीन वाकई उसी की थी, उसी की बनती थी, मेरी नहीं थी। ठीक है, तो उस सूरत में भी आप उसके अंदर उस एंट्री के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। थर्ड ये कि अगर आपको कोर्ट आर्डर दे तो फिर तो आपने डेफिनेटली उसको करना ही करना है, फिर तो आप उसको कर ही नहीं सकते। और चौथा ये है कि अगर मैप है, ठीक है, मैप, कोई न्यू मैप बन गया है जमीन का, तो फिर भी उसके अंदर आप चेंजिंग करेंगे। तो ये चार कंडीशन लगाता है। इन चार कंडीशंस के अलावा आपने वो जो रेवेन्यू ऑफिसर ने एंट्री पुट की है, आप उस एंट्री को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ये चार कंडीशन ना हो तो, अगर इन चार कंडीशन पार्टी कबूल कर ले, इफेक्ट हो जाए, कोर्ट ऑर्डर दे दे, या कोई नया नक्शा बनाया जाए, तब भी तब्दील कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपको सेक्शन 45 जो है वो किसकी बात कर रहा है? वो रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहा है कि जो एंट्रीज होती हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते सिवाय इन चार बातों के। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 46। ठीक है, हमारे पास आ जाता है सेक्शन 46। सेक्शन 46 बड़ा इजी सा है, ये डील करता है म्यूटेशन फी के बारे में। ठीक है, म्यूटेशन फी मतलब कि जो आपको कॉपीज मिल रही हैं, या जो एंट्रीज हो रही हैं, जो आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं, उसकी जो फी होती है वो आपसे रेवेन्यू ऑफिसर चार्ज कर सकता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसकी कोई भी फीस रख सकता है और वो लोग आपसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल, ये आपको कौन बता रहा है? ये आपको सेक्शन 46 बता रहा है। अब यहाँ पर हम आते हैं सेक्शन 47 में। सेक्शन 47 जो है वो कहता है इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड, के 47 आपको कहता है कि जो आपकी एंट्री की गई है, जिस बंदे की एंट्री की गई है वो फिर बाउंड हो जाता है। उसको रेवेन्यू ऑफिसर ने अगर कहा है ना कि कोई इंफॉर्मेशन लेके आओ या कोई डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, तो उसने हर हाल में वो लेकर आने हैं। ठीक है, अगर वो नहीं लेके आएगा तो उस पर फिर फाइन लगेगा, जो मैंने पीछे भी आपको बताया। ठीक है, जिस बंदे ने एंट्री करवाई है फिर वो बंदा वहां पे बाउंड हो गया है, उस बंदे को जो कहा जाएगा उसने वो करना है, उसको जो इन्फॉर्मेशन कही जाएगी वो देगा, उसको जो वहां पर कहा जाएगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स लाने हैं वो भी वो वहां पर लाएगा। अगर वो नहीं लाएगा तो उसके ऊपर फाइन चार्ज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेक्शन 48 आ जाता है। सेक्शन 48 में देखिए वही बात जो मैंने पीछे आपको बता दी है, पेनल्टी की बात की जाती है।
पेनल्टी में आपको वो सिंपल वही चीज मैंने आपको कहा कि पहले 25 फाइन था, ठीक है। अभी क्या किया है पंजाब ने, इसके अंदर अमेंडमेंट की है, यहाँ पे आपने नोट कर देना है, ठीक है, कि पंजाब ने अमेंडमेंट की है, तो अब ये फाइन कितना हो गया है, 500 हो गया है, ठीक है, पहले 25 था। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 49 के ऊपर, ठीक है। सेक्शन 49 में वो बात करता है राइट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। सेक्शन 49 के अंदर उसने बात की है राइट ऑफ गवर्नमेंट्स की। राइट ऑफ गवर्नमेंट्स मतलब यहाँ पर वो दो चीजें आपको दे रहा है, एक आपको दे रहा है माइंस और एक आपको दे रहा है मिनरल, ठीक है। माइंस मतलब होता है कान या पहाड़, ठीक है। अगर उसके साथ आपका मुआयदा जो है वो गवर्नमेंट के साथ नहीं हुआ हुआ, तो वो जितने भी आपके पहाड़ आ जाते हैं आपकी जमीन में, या कोई कान है, कुछ भी है, या उसके अंदर से निकलने वाली जो धात होगी, उस पर सिर्फ और सिर्फ किसका हक होगा, गवर्नमेंट का होगा, ठीक है। उस पर किसी बंदे का कोई हक नहीं है। आया अगर आपका उस गवर्नमेंट के साथ कोई मुआयदा पहले से नहीं हुआ हुआ, ठीक है, तो वो जो पहाड़ होंगे, वो जो भी कान होगी, धात होगी, उस सब पर किसका हक होगा, उस सब पर गवर्नमेंट का हक होगा। ये आपको सेक्शन 49 बता रहा है। फिर आप सेक्शन 50 पे आ जाएं। सेक्शन 50 जो है वो आपको कहता है परसेप्शन एज अ ओनरशिप, ठीक है। अब यहाँ पर वो बात कर रहा है कि जो जंगलात हैं, जो लैंड वेस्ट पड़ी है, मतलब वो लैंड जिसके ऊपर काश्तकारी नहीं हो सकती, बंजर जमीन है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी किसका राइट है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट का राइट है, ठीक है। अगर वो किसी फर्द की नहीं है, उसका कोई नहीं है लेने वाला, ठीक है, किसी को नहीं पता कि ये जमीन किसकी है, तो वो जो जमीन होगी वो भी गवर्नमेंट के खाते में होगी, उसके ऊपर भी किसका हक होगा, गवर्नमेंट का हक होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 51। सेक्शन 51 में वो कहता है कि अगर किसी की जमीन से पेट्रोल, सोना या कोई भी धात निकल आई है, अगर किसी की जमीन से कोई भी सोना निकल आया है, पेट्रोल निकल आया है, कोई भी धात निकल आई है, तो वो जमीन जो होगी वो गवर्नमेंट ले लेगी, वो जमीन गवर्नमेंट का हक होगी। और जो उस जमीन का लैंड ओनर होगा उसको पैसे दिए जाएंगे। अब पैसे उसको ये नहीं दिए जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल उसका पेट्रोल निकल आया है, तो वो पेट्रोल को उसका अरबों में पैसा उसका बन गया, तो गवर्नमेंट उसको उतने अरब ही पैसा दे देगी जितना उसका बन है, नहीं। गवर्नमेंट ने उसको पैसा उसकी जमीन का देना है। फॉर एग्जाम्पल उसकी जमीन थी 50 लाख की, तो गवर्नमेंट उसको उसकी जमीन का 50 लाख दे देगी, ऊपर से जो कुछ निकल रहा है वो उसने गवर्नमेंट ने उसको नहीं देना। ये एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर किसी की जमीन से कुछ निकल रहा है तो वो गवर्नमेंट का है, वो तुम्हारा नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट ने तुमसे वो जमीन ले लेनी है, और जो जमीन का पैसा होगा वो तुम्हें दे दिया जाएगा। ये आपको बता रहे हैं सेक्शन 51। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 52। सेक्शन 52 जो है इसके अंदर वो कहता है कि परसेप्शन इन फेवर ऑफ एंट्रीज, ठीक है, कि जो बंदा अदालत के अंदर या कोर्ट के अंदर, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाता है, और वो कहता है कि ये जमीन उसी की है और उसी के हो जाए, तो वो जो उसके होगा ना, उस जमीन का सारा इक़्तिदार वो उसी को ही दिया जाएगा। ये नहीं है कि दूसरा बंदा आके कह देगा कि ये मेरी है तो उसको मिल जाएगी। जिसने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं जमीन भी उसी की है। हाँ, ये है कि अगर मुखालिफ पार्टी आकर उसके ऊपर केस कर दे और कहे कि नहीं ये इसने मुझसे हथियार ली है, तो देन उसके ऊपर कार्रवाई करके वो की जाएगी। लेकिन जब तक एक बंदे जिसने जाके डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करवाए हैं, तो उस जमीन पर कब्जा भी उसी बंदे का ही है। उसके बाद सेक्शन 53 में आ जाए। सेक्शन 53 में कहता है कि सूट ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है। सूट ऑफ डिक्लेरेशन ये है कि फॉर एग्जाम्पल पटवारी जो है उससे कोई गलती हो गई है अंदराज करने में, उसने फॉर एग्जाम्पल मारिया का नाम लिखना था लेकिन मारिया की जगह उसने अली का नाम लिख दिया, मिस्टेक होगी, अब मारिया का हक मारा गया। तो मारिया ऐसे में क्या कर सकती है, मारिया ऐसे में सिविल कोर्ट में सूट ऑफ डिक्लेरेशन कर सकती है, ठीक है। बता उसके ऊपर केस कर सकती है, कह सकती है कि मेरा हक मारा गया है, मुझे मेरा हक जो है वो वापस दिया जाए। ये आपको कौन बताता है, ये आपको सेक्शन 53 बता रहा है, ठीक है। अब आ जाए यहाँ पर सेक्शन 54 के ऊपर। सेक्शन 54 में कहता है रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है, ठीक है, उसको आप ग्रुप की शक्ल भी दे सकते हैं। ये आपको कौन कहता है, ये आपको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, खुद से नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है वो रखने हैं, लेकिन आपके पास जो स्टेट है उसमें छोटे छोटे ज्यादा सारे एरिया हैं, तो वो जो आपको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा ना, वो आपको एक नोटिफिकेशन जारी करेगा कि बजाय इसके कि तुम इन सब के अलग अलग रिकॉर्ड बनाओ, बेहतर है कि एक ही ग्रुप बनाओ और से ग्रुप के अंदर सब रिकॉर्ड हैं उनको मेंशन कर दो। ये आपको बता रहा है 54। उसके बाद आपके पास आ जाता है सेक्शन 55। अब हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है, कि जो रूल्स बनाने की पावर होती है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास होती है। अब यहाँ पर वो आपको क्लियर कर रहा है बात कि जो रूल बनाने की पावर होती है वो होती तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है। जैसे उसने लैंग्वेज के अंदर करना है कि अगर वो पंजाब में है तो यहाँ पर उर्दू है, सिंध में है तो सिंधी वहां पर होगी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे 55 में वो आपको बता रहा है कि अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कोई रूल बनाना है तो उसको उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत है। उसको क्या होगा, उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट उसको परमिशन नहीं देगी तो वो कोई भी रूल नहीं बना सकता।
बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उसके पास रूल्स मेकिंग की पावर तो है, लेकिन गवर्नमेंट की परमिशन से। ठीक है, ये आपको कौन बता रहा है? 55। तो सेक्शन 55 आपको बताता है, हम पीछे पढ़ के आए थे कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास रूल्स बनाने की पावर है। वहां पर हमने ये नहीं पढ़ा था कि वो रूल्स खुद बना सकता है या उसको किसी की परमिशन की जरूरत है। ये बात वो आपको क्लियर कर रहा है सेक्शन 55 में कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो रूल्स बना सकता है। ठीक है, वो कोई भी रूल बना सकता है, लेकिन गवर्नमेंट की परमिशन से, उसकी परमिशन के बगैर नहीं बना सकता। ये आपको बताता है सेक्शन 55। आज के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह आगे हमारे 2 लेक्चर और होंगे। आपको यहाँ पर किसी भी चीज की समझ नहीं आई हो तो आप जो है वो पूछ लीजिएगा मुझसे। और बाकी दुआओं में मुझे याद रखा करें, अपना ख्याल रखिएगा, और लेक्चर जो है ना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा अगर आपको हेल्पफुल हो रहे हैं, अगर आपको इनसे कुछ फायदा हासिल हो रहा है, आपको लग रहा है कि ठीक है, आपको समझ आ रही है चीजों की, तो आगे अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दें जो तहसीलदार के लिए की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, ताकि उनको भी आसानी हो जाए। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।